और सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपकी मिल प्रबंधन को धन्यवाद करता हूं कि मेरे को आज मौका मिला कि आप लोगों से कुछ मैं अपना अनुभव शेयर कर सकूं। आवाज़ आ रही है पीछे तक? हाँ? चलिए थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। तो गन्ने के बारे में मैं बात करूँगा। वैसे काफ़ी बात हो चुकी है, परंतु हो सकता है कि मेरा कुछ अनुभव थोड़ा अलग हो। तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से करूँगा। बहुत लंबा अनुभव है। 1986 में मैंने गन्ने में ज्वाइन किया था और अभी पिछले जून में मैं रिटायर हुआ। पूरी ज़िंदगी मैंने गन्ने में ही बिताई है। कोयम्बटूर से शुरू किया था, करनाल शाहजहानपुर होके वापस कोयम्बटूर से मैं रिटायर हुआ। तो आज आपके एरिया के गन्ने की स्थिति देखी, मिल का फार्म भी देखा। दूसरे जगह काफ़ी जगह में गया हूँ। रेड रोड की जो स्थिति है वो आपके क्षेत्र में काफ़ी बेहतर है। मैं ये कहूँ कि बहुत ही नामचारे के है। हो सकता है कि वो क्षेत्र मैंने नहीं देखा हो जहाँ ज़्यादा समस्या हो, परंतु जितने में भी आज मैंने भ्रमण किया है उसमें ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही। और आपकी फसल जो है वो बहुत अच्छी है। उसके लिए आप और जो केन का स्टाफ है वो सभी मुबारकबाद के हकदार हैं। तो कुछ एक चीज़ें जो मेरे को देखने के लिए मिली उसके बारे में मैं बताऊंगा। छोटे छोटे पॉइंट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं फिर लाल सड़न रोग से ही शुरू करता हूँ। लाल सड़न रोग दो कारण से फैलता है। पहला कि मान लीजिए गन्ना खड़ा हुआ है, उसमें लाल सड़न रोग आया तो उसकी जो ज़मीन है, जो खेत है, उसके अंदर लाल सड़न रोग के जीवाणु रहते हैं। जो भी उसका मुड्डा है, ठूठ है, पिछली फसल का जो है उसके अंदर वो जिंदा रहता है। तो एक तो भूमि का हुआ। दूसरा है कि गन्ने के बीज से किसी खेत के अंदर लाल सड़न रोग लगा है, वो आप दिखाई नहीं दे रहा, कई बार दिखाई नहीं देता है, परंतु उसमें लगा होता है। जो सूख जाता है वो तो आखिरी स्टेज है, उससे पहले काफ़ी लाल सड़न रोग के जीवाणु गन्ने के अंदर रहते हैं। तो ऐसे खेत से यदि लाल सड़न रोग के लगे हुए खेत से बीज ले लिया तो वो बीज के द्वारा फैलता है। यानी कि मुख्यतः जो फैलता है लाल सड़न रोग की जो बीमारी है वो बीज के द्वारा ही फैलती है। तो एक तीसरा कारण और भी है कि कहीं पानी लगा हुआ, लाल सड़न रोग लगा हुआ है, उधर से पानी बह के आ गया और दूसरे खेतों की तरफ आ गया, तो वो तीसरा कारण भी है। परंतु उस पानी बह के आने में हो सकता है कुछ एक क्षेत्रफल है आपका इस टाइप का, बाकी अपलैंड्स है आपकी मिल में, और उसके ऊपर किसी का जोर भी नहीं चलता है, ना आपका जोर चलता है, ना मिल के स्टाफ का जोर चलता है। वो तो होना है तो होगा, परंतु दो चीज़ अवश्य हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मिल आपकी मिल जो है ट्राइकोडर्मा उपलब्ध करा रही है आप लोगों के लिए, तो भूमि शोधन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। लाल ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी है और वो ऐसी फफूंदी है जो बीमारी फैलाने वाली फफूंदी हो या बैक्टीरिया हो उसको वो खा जाती है। तो उसको डालने का तरीका तो मिल वाले बताते ही हैं। तो उसके डालने से आपके ज़मीन के अंदर जितने भी लाल सड़न रोग के जीवाणु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि ज़मीन एक बार सिंगल बार डालेंगे, 2-3 बार डालेंगे। देखिए उसके ऊपर आप ये ट्राइकोडर्मा ऐसा है कितने भी बार डाल सकते हैं, परंतु यदि लाल सड़न रोग लगा हुआ है तो उसको खेत तैयार करते टाइम उस टाइम उसमें वो डालना चाहिए। बिजाई करने से पहले तरीका इन्होंने बताया होगा कि जो लिक्विड फॉर्म में जो भी दे रहे हैं उसको गोबर के अंदर 6-7 दिन उसको छाया में रखिए, फिर उसको फैला दीजिए। वो है उससे जो ज़मीन के अंदर है वो जीवाणु ख़त्म हो जाएंगे। आगे बताऊंगा कि किस स्थिति में दोबारा डालना चाहिए।
तो शुरू के अंदर आपने अपनी ज़मीन से लाल सड़न रोग को ख़त्म कर दिया ट्राइकोडर्मा डालने के बाद। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ट्राइकोडर्मा सिर्फ गन्ने के लिए है, ये आपके ज़मीन के स्वास्थ्य को बना के रखती है। जो भी जीवाणु है जो हार्मफुल है, जो या फ़ायदेमंद नहीं है, उनको मारती है। तो ये हर एक फसल के अंदर ये काम करेगी, केवल गन्ने के अंदर ही नहीं। तो उसको आप ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई बार डाल देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब उसका उल्टा असर नहीं होगा। अब बीज की बात करता हूँ। अभी जैसे बताया कि जनरली क्या होता है, घोल बना लिया, उसमें डुबोए टुकड़े और बाहर निकाल दिए। आपके मिल में थोड़ा अच्छा काम हो रहा है कि गर्म करके उसमें शोधन करते हैं। पूरी भी नहीं मिल के पास एक सेट ट्रीटमेंट डिवाइस है जो हमने कोयम्बटूर से ही बनाया है, एक छोटी सी यूनिट है। वो भी सर 20 यूनिट राणा जी बता रहे थे, 20 यूनिट यहाँ है। तो जो सेट ट्रीटमेंट डिवाइस है या जो छोटी मशीन हम लोगों ने बनाई कोयम्बटूर से, वो क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी? जो टुकड़े दवाई में भिगोए और बाहर निकाल दिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसके अंदर आपके दवाई का खर्चा, आपकी लेबर का खर्चा, दोनों चीज़ वेस्ट हो रहा है। यदि आप बगैर मशीन के करते हैं तो ये है कि शाम के टाइम बीज काटिए, शाम के टाइम किसी भी खेत के कोने में पन्नी बिछा के गड्ढा करके, या जहाँ पानी चलता है उस चैनल के अंदर पन्नी बिछा के, या होदी है उसमें कर सकते हैं। ट्रॉली के अंदर पन्नी बिछा के एक्सास्टॉप्स दवाई का घोल बनाइए, शाम के टाइम उसको भिगो के छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह जाके उसको बिजाई करेंगे तो यदि वो 10-12 घंटे उसमें डूबा रहेगा तो फिर जितना भी रेड रोट के जीवाणु उस बीज के टुकड़े के अंदर है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। यदि इस तरीके से करेंगे तो ही ख़त्म होगा। दूसरा वो मशीन है। मशीन क्या है, वो तो 40 मिनट में काम ख़त्म कर देती है। उस मशीन क्या है, वैक्यूम क्रिएट करती है, हवा को खींचती है और हवा का दबाव कम होने से दवाई उसके गन्ने के टुकड़े के अंदर चली जाती है। तो सारा काम 10 मिनट उसको वैक्यूम क्रिएट करने में लगती है, वैक्यूम बनाने में लगता है। 20 मिनट के अंदर वो दवाई अंदर कर देती है, अगले 10 मिनट में वैक्यूम रिलीज करके काम ख़त्म हो जाता है। तो ये 2 तरीके हैं जो सही है लाल सड़न रोग के बीज के उपचार के लिए। ऐसे यदि ये भूमि शोधन कर दिया और रात भर भिगो के या मशीन के द्वारा बीज का शोधन कर दिया तो मेरे हिसाब से करीब 90-95% लाल सड़न रोग की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब जब 5% बढ़ गया उसको भी मैं बता देता हूँ। मई जून के अंदर आप खेत में जाइए, गुप्ता जी ने भी बताया, और खेत के लाइनों में घूम के देखिए। उस टाइम पौधा छोटा होता है, आपको आसानी से दिखाई भी दे जाएगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो, पसीना कम आएगा। अब तो मुश्किल है। तो जो पत्ता है बहुत बड़ा पत्ता है, उस टाइम छोटा होगा। तो ये जो सख्त पोर्शन है इसको मध्य सिरा कहिए या मिडरिम कहिए, जमीन की तरफ, ऐसे जमीन की तरफ इसके ऊपर पीछे धब्बे से दिखाई देंगे, जैसे या तो रुद्राक्ष की माला हो या मोतियों की माला हो, उस टाइप से इसके ऊपर जमीन की तरफ धब्बे दिखाई देते हैं। वो लाल सड़न रोग के पहले लक्षण। तो ऐसे पौधों को जड़ से उखाड़िए, वहाँ 5-10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालिए, मिट्टी को वापस ढक दीजिए और ये पौधे निकाल के कहीं गन्ने की फसल से दूर डालना। और उस टाइम पौधे हरा भी होगा तो चारे के रूप में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, घर ला के उसको जानवरों को चारा के रूप में भी खिला सकते हैं। यदि ये 3 काम कर दिए तो लाल सड़न रोग का जो उपचार है या प्रबंधन है वो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत उसके बाद आनी नहीं चाहिए, यदि सही ढंग से कर लिया तो। और किसी भी प्रजाति का जो जीवन है उसको कितने भी वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वैरायटी जाती जब ही है जब उसमें लाल सड़न रोग आया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है।
238 बहुत अच्छी वैरायटी है, उसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। किसान के भी फायदे की है। अभी हम घूम के देख रहे हैं तो वो वैरायटी कोई कंपैरिजन दिखाई नहीं दे रहा है कि वैसी वैरायटी हो। आप उसका लगातार रूप से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस तरीके से भूमि का शोधन ट्राइकोडर्मा से और बीज का शोधन साइक्सास्ट्रोब के रात भर भिगो के करेंगे तो उसका जीवन कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। और वैरायटी जब तक कि उसे अच्छी पैदावार देने वाली नहीं आ जाती तब तक उसको जिंदा रखना एक फ़ायदे की बात है। इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, आसानी से इसको किया जा सकता है, कोई मुश्किल भी नहीं है। तो इस तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि लाल सड़न 238 में लाल सड़न रोग आया क्यों? पिछले साल का यूपी का डाटा कहता है 2020-21 का 87% क्षेत्रफल में, यूपी के 87% क्षेत्रफल में 238 की खेती हुई। उसके अंदर सारे क्षेत्र आ गए आपके, जहाँ जल भराव होता है वो भी है, जहाँ पानी की कमी है वो भी है, जहाँ नॉर्मल है वो भी है। हमने रिसर्च से उसको कभी रिकमेंड नहीं किया कि जल भराव की स्थिति में ये वैरायटी लगानी चाहिए, परंतु लगाई। वो कहते हैं ना, या तो रोज़ाना एक अंडा ले लीजिए या एक दिन में मुर्गी को हलाल कर दीजिए। तो 238 को एक दिन में हलाल कर दिया गया फ़ायदे के लिए। उसको यदि बचा के रखते, जल भराव के क्षेत्र में नहीं लगाते तो इतनी जल्दी उसमें रेड रोट की स्थिति नहीं आती। दूसरा क्या हुआ, बीज के ऊपर कभी काम नहीं हुआ, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी और बीज का कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये समस्या जल्दी आ गई। परंतु अब भी यदि उसका फ़ायदा लगातार लेना है तो जैसे कि मैंने बताया वैसे ही करेंगे तो उसका जीवन काल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अन्य प्रजातियों की बात करूं तो CO0118 एक हमारे केंद्र की वैरायटी है। देखिए आज कल जो भी प्रजातियां हैं, क्योंकि मैंने बताया 87%, मैं हमेशा कहता था 50-60% के करीब किसी प्रजाति का एरिया होना चाहिए। जब भी किसी ने पूछा 238 आना कि मेरी प्रजाति है तो भी मैं ये कहता था 50-60% से ज़्यादा एरिया नहीं होना चाहिए। तो एक विकल्प के रूप में दूसरी प्रजाति का होना ज़रूरी है। और 118 को सब रिप्लेस करना चाहते, परंतु उतना बीज ही नहीं है कि एकदम से 238 को रिप्लेस कर दे या किसी भी प्रजाति का। तो 2-3 वैरायटी और होनी चाहिए। उसके अंदर आज के डेट के अंदर देखें तो 118 एक सबसे अच्छा विकल्प के रूप में उपलब्ध है, जो कि बीज भी ऑलमोस्ट सभी चीनी मिलों के पास है। 5 से 10% या किसी मिल में तो 20% से भी ज़्यादा हो गया है। फिर क्वेश्चन आता है कि उसमें पेड़ी नहीं है, उसमें पैदावार नहीं है। तो ये सबको मालूम है कि 238 के कंपैरिजन में 118 की पैदावार कम है। आपको भी मालूम है, मिल वालों को भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, क्योंकि रिसर्च का डाटा भी वही कहता है कि 118 की पैदावार 238 से कम है। परंतु उसको जो अंतर है, दोनों की पैदावार के अंतर को कम से कम कैसे किया जा सकता है, वो सिंपल सी 2-3 बातें मैं बताऊंगा। 118 का यदि आप बिजाई करते हैं तो उसके सूखे में बिजाई कर सकते हैं। सूखे में बिजाई करिए, नाली खोलिए, गन्ने का खाद जो वगैरह जो डालना है वो कर लीजिए, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। परंतु जब बीज का टुकड़ा डालने के बाद मिट्टी जो डालते हैं वो 1 से 2 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच उतनी टुकड़े के ऊपर मिट्टी आनी चाहिए। और ऐसी ही स्थिति अगले 2 महीने तक उसको रखना है, यानी कि 2 महीने तक उसमें मिट्टी आनी नहीं चाहिए पौधे के पास। सिर्फ ये 2 काम कर लिए तो उसकी पैदावार का जो अंतर है वो 238 के आसपास वो पहुंच जाएगी। फिर भी मैं कहता हूँ कि उसके बराबर बहुत मुश्किल है। जो बहुत अच्छे किसान हैं वो ले सकते हैं, परंतु इससे जो अंतर है वो काफ़ी कम है, हो जाएगा। उससे क्या होता है, जैसे सेंसिटिव है थोड़ा सा, पाटा लगा दिया, मिट्टी ज़्यादा आई तो जर्मिनेशन तो हो जाएगा, परंतु उसका फुटाव या टिल्लर या बयान जो भी है वो बहुत कम होता है।
बहुत सी जगह देखने को मिला है कि सिंगल खड़ा रहता है उसके अंदर, परंतु यदि 2 इंच के करीब से कम मिट्टी रहेगी और 60 दिन तक मिट्टी नहीं डालेंगे तो उसके 3-4 गन्ने बढ़ जाएंगे। वही 4-5 गन्ने 238 में बढ़ते हैं आखिर तक, एक आँख से जो जमता है उसका। और ये तो आप मानेंगे इस चीज़ को कि 118 का जो गन्ना है वो 238 के गन्ने से भारी है। यदि एक हाइट का गन्ना ले लेंगे और दोनों हाथों में उठाएंगे तो पता चल जाएगा कि 118 के गन्ने के अंदर वजन ज़्यादा है। तो इस जब वजन उसका ज़्यादा है, हाइट ऑलमोस्ट उसके बराबर ले लेता है, तो ये 2 काम करने से यानी कि कम मिट्टी उसके ऊपर डालें और 1-2 महीने तक, अगले 60 दिन तक उस पर मिट्टी नहीं आने देंगे तो उसकी पैदावार बढ़ जाएगी और जो अंतर है 238 के कंपैरिजन में वो काफ़ी कम हो जाएगा। तीसरा, जो पेड़ी की फसल की बात की है कि पेड़ी की फसल कम होती है। पेड़ी की फसल जब ही कम होती है जब गन्ने पौधे की फसल कम हो, अच्छी नहीं हो। कम मिट्टी डाल के तो उसका जो पेड़ी की समस्या वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, 3-4 एक या 2 गन्ने की फुटाव के बजाय 3-4 गन्ने में फुटा होगा, उसके अंदर अच्छी तो मोर्टेलिटी भी उसका 238 के कंपैरिजन में कम है। जो गन्ना ब्यास निकलता है वो मर जाता है आखिर गन्ना बढ़ने से पहले, वो भी कम है उसके अंदर। तो वो समस्या काफ़ी हद तक रैटून की फसल में भी, पेड़ी की फसल में दिक्कत नहीं आएगी। परंतु पेड़ी की फसल का दूसरा कारण है कि या तो उसमें दीमक लग जाए या रूट बोर लग जाए पौधे की फसल के अंदर कटने से पहले। तो बहुत सिंपल सा है रूट बोर का। दीमक के खेत में तो आपको पता चल जाता है, थोड़ी देर में खींचेंगे तो गन्ना अपने आप ही निकल जाता है। रूट बोरर है तो उसका मैं लक्षण बताता हूँ कि सबसे पहले खेत के चारों तरफ जो उसके पत्ते हैं वो बैंगनी रंग के होने लगते। थोड़े दिन यदि उस स्टेज के ऊपर उसमें दवाई डाल दे तो जो रूट बोरर है या जड़ बेधक कीड़ा है उसको वहीं रोका जा सकता है, उसका बगैर नुकसान के। जैसे थोड़ा सा और काटेगा वो कीड़ा जड़ के नीचे, ज़मीन के नीचे के हिस्से को, तो क्या होगा, उसका पत्ते का ये मध्य सिरा है इधर का या इधर का, एक साइड का जो पत्ता है वो सुनहरी पीले रंग का होगा। बहुत से खेतों के अंदर के एक आधा जो हिस्सा है पत्ते का वो पीला पीला दिखाई देता है। ये उसके थोड़े से बाद के लक्षण हैं। तो इस बैंगनी रंग से और ये सुनहरे पीले, आधा पत्ता सुनहरे पीले रंग के होने के बीच के अंदर यदि दवाई पड़ जाती है उसमें तो जड़ बेधक का जो है उसका नुकसान कम हो जाएगा और पौधा जो है, पेड़ी की फसल है, वो अच्छी होगी। तीसरी चीज़ जो आपके क्षेत्र में घूम के देखा है वो है लाइन से लाइन के बीच की दूरी। बहुत सी जगह देखा कि 2.25 फुट पे गन्ना लगा हुआ है। कुछ एक फील्ड है 4 फुट के ऊपर या 5 फुट के ऊपर। ट्रेंच मेथड की मैं बात नहीं करूँगा, जो आप 2 लाइन 4 फुट पे लगा देते हैं, वो आखिर में 4 फुट के अंदर 2 लाइन का मतलब 1 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 ही फुट होगी। पहले आप 2.25 लगा रहे हैं, 1 लाइन लगाते हैं। पेड़ भी कर दिया 4 फुट किया तो वो तो दूरी आपने कम कर दी, बढ़ाई नहीं। तो जो ट्रेंच का मेथड है उसके तो पक्ष में कभी भी नहीं था। उससे सिंपल ये है कि आप 1 लाइन लगाइए। और क्यों है ये मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बता दो ना, जल्दी तो नहीं है ना। तो आप जब मैंने कोयम्बटूर में ज्वाइन किया तो किताबों में भरा पड़ा है कि उत्तरी भारत के अंदर पतला गन्ना चलेगा। सारी किताबों में, हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। पहले 6 महीने में मैंने पूरी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ दी थी गन्ने से रिलेटेड, जो शुगर केन ब्रीडिंग से थी। तो सब में लिखा हुआ है पतले गन्ने चलेंगे। जब मैंने ये निकाला कि उत्तरी भारत में जब तक पैदावार या रिकवरी नहीं बढ़ सकती जब तक कि गन्ने की मोटाई बढ़ाई नहीं जाएगी। किताबों में लिखा है कि पतला होना चाहिए। मेरा जो एनालिसिस था वो कह रहा है कि जब तक बढ़ाएंगे नहीं, थिकनेस को नहीं बढ़ाएंगे, गन्ने की मोटाई नहीं बढ़ाएंगे, जब तक ना रिकवरी बढ़ेगी ना पैदावार बढ़ेगी। इसीलिए मैंने कुछ बदलाव किए
वैरायटी निकालने के प्रोसीजर के अंदर बदलाव किए और ये मोटी मोटी वैरायटी मैंने निकाली। उसका फ़ायदा आप लोगों के सामने है। अब दक्षिण भारत के जो कह रहे थे शर्मा जी के महाराष्ट्र में 1000 टन की पैदावार, क्विंटल की पैदावार हेक्टेयर में हो जाती है। तमिलनाडु में भी 100 टन की पैदावार 1 हेक्टेयर में है, हाईएस्ट वहीं की रहती है। बहुत से दिनों तक 110 टन तक की भी पैदावार रही। कोयम्बटूर में मैं बहुत दिन रहा, परंतु वहाँ गन्ना हमारे यहाँ के गन्ने से डबल से भी ज़्यादा होता। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ है, और उनके जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 3.5 या 4 फुट सिंगल। ये इस तरीके की खेती वहाँ होती है, मोटा गन्ना लाइन से लाइन के बीच की दूरी। तो जब ये मोटे गन्ना है तो उत्तरी भारत में भी वो हो जाएगी। जब उत्तरी भारत में पहले कहते थे पतली गन्ने होती है, अब तो मोटा गन्ना 87% तो वैसे ही हो गया। इसको तो किसी साक्ष्य की ज़रूरत ही नहीं है। यदि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार का 5 राज्यों का देख ले तो 84.2% एरिया एक अकेली इस वैरायटी का है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोटे गन्ने की वैरायटी चल जाएगी। तो मोटे गन्ने की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। अभी जहाँ भी हम गए आज सुबह, जो जहाँ 2.25 फुट का गन्ना लगा हुआ है, 2.25 फुट की दूरी पे गन्ना लगा हुआ है, उसकी जो डायामीटर है गन्ने का मोटाई है वो 2.25 सेंटीमीटर के आसपास है, 2.25 से 2.5 सेंटीमीटर की। कुछ किसानों ने लगा रखा है 4.5 फुट पे या 4 फुट पे या 5 फुट पे भी 1-2 किसान लगाया हुआ है। वहाँ उसकी मोटाई ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर के आसपास है, बढ़ गया। और उनकी पैदावार देखें तो कम नहीं हो सकती जो पतले गन्ने के कंपैरिजन में। आप मान लीजिए पेड़ रो भी लगाते हैं 4 फुट के अंदर तो डबल बीज हो गया। उसको 1 लाइन कर देंगे तो आधा बीज तो बच गया ना। 35 क्विंटल 1 एकड़ में लगता है तो 17.5 क्विंटल तो बच गया। उसको लगाइए 5,500 के करीब तो आपका बीज ही बच गया। पैदावार कम क्यों नहीं होगी वो भी आप अपना ही अनुभव कर लीजिए। जिन्होंने पेड़ रो में लगाया हुआ है, ट्रेन से पेड़ रो में लगाया, 2 लाइन छोड़ के खेत के अंदर जाइए और ध्यान से देखिए। वो जो दोहरी पंक्ति है उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगेगा एक जगह 1 लाइन में यहाँ गन्ना है, दूसरी में यहाँ, तीसरी में यहाँ, चौथी में यहाँ। ज़्यादातर ये होगा कि दोनों को जोड़ दे तो वो गन्ना टोटल जो 2 लाइन का गन्ना वो 1 लाइन के गन्ने के बराबर ही होगा। आप जाके देख लीजिए, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना अनुभव खुद कर लीजिए। जो भी ट्रेन से लगा है वो यही मिलेगा आपको अंदर। तो गन्ने की संख्या दूरी बढ़ी, ब्यात बढ़ेगा तो उसका जो मरता है बाद में कंपटीशन में जगह कम होने के कारण वो मरेगा नहीं। गन्ने जितने भी आपके कल्ले फूटेंगे वो सारे गन्ने में बदलेंगे। तो गन्ने की संख्या हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम हो, मेरे हिसाब से वो बढ़ेगी। ज़्यादा कम तो होने का कम होगी तो भी 1 एकड़ में 500 या 1000 इतना कम हो सकती है, उससे ज़्यादा कम नहीं होगी। परंतु जो गन्ने की मोटाई बढ़ने से उसका एक गन्ने का वजन बढ़ेगा वो कहीं ज़्यादा बढ़ता है। अब जहाँ भी हमने देखा था 5 फुट पे या 4 फुट पे या 4.5 फुट के ऊपर जहाँ लगा है वो 2 से 3 किलो के बीच का गन्ना, पतला गन्ना होगा वो 1 से 1.5 किलो के बीच में होगा। तो गन्ने का जो है आपकी पैदावार है 4.5 फुट पे लगाएंगे तो उसकी पैदावार कम नहीं होगी, 238 हो या 118 हो। उस चीज़ को आप विश्वास करिए, तब मैं गारंटी देता हूँ। असल में तो राणा जी भी गारंटी दे देंगे इस बात की कि वो कम नहीं होगी। तो खर्चा कम करना भी ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया 5,500 तो आपका बीज में बच गया। उसके बाद लेबर का जो भी है 35 क्विंटल काटने में और 17 क्विंटल काटने और बिजाई में भी लेबर आपकी कम लगेगी। बहुत से फायदे हैं। छिलने वाले भी खुश होकर अंदर जाएंगे। ऐसा मोटा गन्ना होगा तो उसके अंदर लॉजिंग भी कम होगी। और सबसे बड़ा फायदा कि लेबर की सारी जगह दिक्कत हो रही है। 4.5 फीट एक ऐसी जगह है जहां आप ट्रैक्टर से कुछ भी कर सकते हैं। उस खेत की नलाई गुड़ाई करनी हो
या मिट्टी चढ़ाने का काम हो, तो सारा का सारा काम ट्रैक्टर से आसानी से हो सकता है। तो उसको बढ़ा के देखिए, आपकी पैदावार का कम नहीं होगी, इस चीज़ को मान लीजिए। और यदि विश्वास नहीं हो तो आधे में 2.25 पे लगा लीजिए जो लगाते हैं, और आधे में 4.5 पे लगा लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। आप अपने अनुभव के हिसाब से अगले साल अपने आप फैसला कर लेंगे कि 4.5 फुट पे लगाना चाहिए या 2.25 फुट पे लगाना चाहिए। तो ये और जो गन्ना नहीं गिरना चाहिए, ये सब बातें हो गई, उसके बीच में नहीं आऊँगा। जो कुछ देखा मैंने, वो जो कुछ अनुभव किया आपके खेतों में घूम के, वो मैंने बताया आप लोगों पे। यदि उसके अलावा भी यदि आपका कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हम 4.5 फुट की दूरी रखें, तो जो टंच है बेड़ा वाला टंच, हम लोग बेड़ा पैड़ा बोलते हैं, उसमें तो 4.5 फुट की दूरी हो जाती है, जो सीढ़ीनुमा बोलते हैं। तो बात ये है कि आप अपना खर्चा क्यों बढ़ा रहे हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, मेरा खर्चा ये दे रहे हैं, परंतु आपके हित की बात करूँगा। नहीं तो सब उसमें आगे जाता, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। जब आपका आधे बीज में काम चल रहा है तो ज़्यादा बीज क्यों इस्तेमाल करना। आप लाइन में सीधा लगाइए, उसी में ट्रेंच को यूज मत करिए। ट्रेंच से तो आपको लगता है कि वो गहरा चला गया है। वो गहरा क्यों लग रहा है कि उसने बहुत सारी मिट्टी उठा के दोनों तरफ डाल दिए। यदि उस बाहर निकाली हुई मिट्टी को हटा के देखेंगे कितना गहरा है, तो मुश्किल से इतना गहरा मिलेगा। जब रीजर से निकालेंगे तो वो कम से कम 4 इंच 5 इंच नीचे जाएगा। उस टाइप से आप यदि बिजाई करेंगे तो नीचे जाएगा, तो गन्ना जो है गिरेगा भी कम, आपका बीज भी कम लगेगा और आपका खर्चा जो है कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न अपनी तरफ से? बहुत लोग खेत में पलेवा करके बोते हैं और बहुत लोग सूखा बोते हैं, उसमें कौन सा ज़्यादा उपयोगी? देखिए, आप पूरे दक्षिण भारत में जाएंगे तो आप पाएंगे सूखे में बिजाई हो रही। यहाँ भी आप देखिए खेत यदि पूरा आपका लेजर लेवलर से किया हुआ है, लेवल किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। परंतु लेजर लेवल से नहीं किया है, आपने पलेवा किया, उसका पलेवा ही बोलते हैं ना, पलेवा किया, आपका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ज़्यादा गीला रहेगा, जो ऊपर है वो जल्दी बत्तर आएगा। तो नीचे वाला हिस्सा जब तक कि बत्तर होने लायक नहीं हो जाता, जब तक आप उसमें ट्रैक्टर नहीं चला सकते। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ आपका नमी कम हो जाएगी। जब तक कि नीचे वाला तैयार होगा, नमी कम हो जाएगी, तो वो जमवान है, गन्ने का जमवान है, वो कम हो जाएगा। यदि आप सूखे में बिजाई करेंगे और हल्का पानी देंगे, ये नहीं कि रात में स्विच ऑन कर दी मोटर और अगले सुबह तक वो चल रहा है, तो उससे तो बात बनेगी। वो तो फिर आप सूखे में ही ना पलेवा करके बोले तो ज़्यादा अच्छा है। परंतु यदि सूखे में बोना है तो हल्का हल्का पानी उसमें देना है, और फिर ज़रूरत के हिसाब से, मौसम के हिसाब से 7 या 10 दिन या 12 दिन 15 दिन जैसे भी हो, उसके बाद दोबारा पानी दे दीजिए। एक और भ्रांति है कि गन्ना पसीना लेता है, पानी दे दिया तो वो जर्मिनेशन नहीं होगा। बहुत से लोग मानते हैं। अब मान लीजिए आप लोग मानसून में बिजाई कर रहे हैं, अब तो रोज़ाना बारिश हो रही है, अब गन्ने का पसीना कहाँ चला गया? तो गन्ने को पसीना नहीं आता है। आप उसके अंदर सबसे अच्छा है, जर्मिनेशन आपका बहुत बढ़ जाएगा, जो अभी 35-40% मुश्किल से होता है पलेवा होने के कारण, वो जाके 60-70% तक हो जाएगा यदि सूखे में बिजाई करेंगे तो सूखे में बिजाई करना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा पानी नहीं देना है, हल्का पानी उसमें देना है, और जब ज़रूरत पड़े उसमें देते रहना है। हाँ जी, हमारे चीनी मिल के प्रबंधन के लोग और हमारे बीच में उपस्थित जो हमारे वैज्ञानिक हैं, मैं
एक पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग जब ये सुनते हैं कि गन्ने का उत्पादन हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लें, गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर लें, तो तमाम बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि तमाम किसान ऐसे रह जाते हैं जिनके पास गन्ना तो होता है, लेकिन कभी कभार स्थिति ये होती है कि उनका बेसिक कोटा नहीं होता है, तो उनके पास एक पर्चियों की किल्लत आती है और उस किल्लत के कारण तमाम किसान ऐसे हैं जो, जैसा अभी हमारे प्रबंध तंत्र ने बताया कि भाई आप लोग गन्ना हमें दो, सारा किसान चाहता है गन्ना में मिल में ही दूँ, कोई गुड़ कोल्हू या क्रेशर पे गन्ना नहीं ले जाना चाहता है। तो हम ये चाहेंगे कि जरूर, हालांकि ये विषय प्रबंध तंत्र का नहीं है और आप भी अवकाश प्राप्त हो चुके हैं तो आपसे भी ज़्यादा कहने का नहीं है, क्योंकि ये तो नीति की समस्या है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप सब लोग थोड़ा बहुत प्रयास करोगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक तो ये, दूसरी बात ये कि आज की पूरी गोष्ठी का ध्यान केवल और केवल रेड रहा, रोग के ऊपर ही केंद्रित रहा है। भाई इस संसार में जंतु और वनस्पतियां दो ही तो जैव जगत में हैं। अगर अभी हमें कोई समस्या आ जाए, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कौन सा ये रोग आ गया था, कोरोना आ गया था, देखो कितनी जल्दी वैक्सीन बन गई। मैं भाई अपने वैज्ञानिकों से यह अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इन वनस्पतियों के लिए भी कोई ऐसे वैक्सीनों की खोज करें जिससे कि ये रोज रोज का झंझट खत्म हो जाए। कृपया शांति बनाए रखें, बस शांति से, कोई नहीं। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है और रिसर्च के अंदर हमारे निरंतर प्रयास रहते हैं और जो भी वैरायटी प्रजाति, जो नई प्रजाति होती है, वो जब तक किसान को खेती के लिए जारी नहीं करते हैं, जब तक कि उसके अंदर लाल, उत्तरी भारत की बात कर रहा हूँ, लाल सनंग रोग को सहन करने की क्षमता नहीं, तो जब तक वो रिलीज नहीं करते हम, तो ये लगातार प्रोसेस है। जब भी रिलीज होगी वो रेजिस्टेंट होगी और उसके बाद कल्टीवेशन होगी। आपको मैंने बताया कि 87% क्षेत्रफल यूपी का एक अकेली प्रजाति, अब रेड रोड के जीवाणु हैं। एक तरफ गन्ने की प्रजाति है, गन्ने की प्रजाति जो रेजिस्टेंट थी उसने रेड रोड को, जीवाणु को दबा के रख दिया, तो वो उसको भी जिंदा रहने का हक है, तो उसने अपने अंदर चेंज किया और जैसे हम नई वैरायटी हम निकालते हैं वैसे ही नेचर के अंदर उसका नया स्ट्रेन आया जिससे कि इसके अंदर ही प्रॉब्लम आई। ये हमारा लगातार प्रयास है। इवन बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर भी दूसरा जीन डाल के जो काम है वो हमारा जो संस्थान है कोयम्बटूर में, उसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास, कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट के पास पूरे विश्व का जो जर्म प्लाज्म है वो उपलब्ध है और जितना भी अच्छे अच्छे जीन हैं जो और कहीं नहीं है वो हम लोगों के पास उपलब्ध है। इसीलिए हमारी वैरायटी, यदि औसत रूप में देखें तो 5 वैरायटी हर एक साल रिलीज होती है, 4-5 जोन जो है पूरे भारत के लिए, उत्तरी भारत के लिए भी 2-3 वैरायटी हर एक साल रिलीज होती है। उसका कारण यही है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज है रिसर्च के लिए और हम प्रयासरत हैं उसके अंदर। तो परंतु यदि इसी वैरायटी को आज अपलैंड में रखा जाता, 40-50% एरिया के बीच में रखा जाता, तो ये समस्या इतनी जल्दी नहीं आनी। और दूसरी बात का जो पर्ची का वो राणा जी कहेंगे, जो ये जवाब देंगे, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, वो ये बेहतर जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद
डॉक्टर साहब आपने बहुमूल्य चीज़ें हमें बताई, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी गर्मी में इतनी शांति से और सारी चीज़ आप लोगों ने सुनी, लेकिन इसके साथ भी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही। मैं 2-3 चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो पॉइंट पे आता हूँ कि अक्टूबर की जो प्लांटिंग है, वो प्लांटिंग जब मैंने ज्वाइन किया था 8 साल पहले, यहाँ 1300 एकड़ थी, और वो धीरे धीरे बढ़कर कछुए की चाल से 8200 एकड़ पहुंची है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने हमारे किसान भाई बैठे हैं, ये एक किसान कम से कम 20-25 किसानों को प्रभावित करता है, या वे लोग इनका अनुसरण करते हैं, वो सब लोग आज हमारे बीच में हैं। तो मुझे हाथ उठाकर वादा करो, ये डबल होना है 16,000 एकड़, मुझे चाहिए वादा। तो बरसात तो रोको। ऐसा है, बरसात भगवान के हाथ में, हाथ उठे नहीं। वादा जब मांगता है वो बिल्कुल ध्यान आप पे है, हाथ कहाँ गया भैया? हाँ, अब उठे हाथ। इसका कारण है, फायदा आपको भी पता है और हमें भी पता है, और इसका स्वार्थ भी है, क्योंकि झूठ में भी बहुत ज्यादा नहीं बोलता, कभी कोई छोटा मोटा अलग बात है। अब कंपटीशन में काफी क्रेशर्स भी हैं। चीनी मिल आपकी 2 करोड़ गन्ना चाहिए, अब आपकी पूर्ति करनी आपकी भी जिम्मेदारी है। मिल आपकी है, चलने की आपको भी पता है, मुझे पता है। दिवाली के 2 दिन बाद चलती है, उसके आसपास चलती है जब भी समय होता है। चलने का बहुत जल्दी भी कोई फायदा नहीं होगा, रिकवरी नहीं आएगी, फिर नुकसान में आते हैं। दूसरा, अभी सुरेश पाल जी ने बहुत अच्छी बात की। देखो सुरेश पाल जी, यदि 2 साल 3 साल पहले की व्यवस्था होती तो मैं हाथ उठाकर वादा कर सकता था, डन, लेकिन नहीं है। लेकिन अब भी आपने कहा है, वो किसान आइडेंटिफाइड कर जो लगता है जिनके बेसिक कोटे नील हो गए, ओल्ड रिवाइवल में चलाने का काम, वो प्रोसीजर शुरू कर दिया है, उसमें भी आपको लाभ नजर आएगा। जिनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है उनका फिर एडिशनल बॉन्ड भी लगता है। इसमें थोड़ा सा पैसेंस रखने की आवश्यकता है। कभी भी आपकी चीनी मिल गन्ना छोड़ के बंद नहीं किया। आप थोड़ा सा इंतजार करोगे, गन्ना सारा मिल में आता है, थोड़ा सा समय है उस टाइम। तो सहयोग, गन्ने की सप्लाई, एक वादा मैंने आपसे कर लिया, और दूसरा और करना चाहता हूं, कोल्लू क्रेशर पे कोई नहीं जाएगा। वादा चाहिए, गन्नू हाथ आ गया। हाँ, अब आया मजा बात करने में गोष्ठी का। तो आपसे बाकी कहीं से हमसे भी काम में गलती होती है। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। काम करते हैं, कहीं हमसे भी गलती हो सकती है, कहीं व्यवहार में भी गलती हो सकती है। उसके लिए भी मैं उस सब पूरे डिपार्टमेंट का जिम्मेदार होने के नाते के डिपार्टमेंट का माफी मांगता हूं। और कहीं भी व्यवहार जो अच्छा है, क्योंकि मैं आज डॉक्टर साहब को कह रहा था, मेरी ये 4थी चीनी मिल है, इतना प्यार फैक्ट्री से किसानों का पहली बार देखा है। इसमें रोल मेरा नहीं है, रोल है उस बिरला जी का जिसने कंपनी लगाई, और रोल है उन किसान का जिन्होंने उसने चलाई। दोनों का रोल है। मैं आज कह रहा था कि मैंने कई फैक्ट्री देखी, वो लगाव मैंने नहीं देखा कहीं। एक बार थोड़ा बुरा समय आया था तो मैं खुद ही किसान आता था, यार पेमेंट नहीं हुआ, वो कहते थे बिरला जी की फैक्ट्री चिंता मत करो, गन्ना लेते जाओ, गन्ना पैसा आ जाएगा। तो ये विश्वास जो है ये बना रहेगा, और आपने इतना सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।